Bismillahirrahmanirrahim. In this video lecture, I am going to discuss chapter number 18 of class 10th physics, and the topic that I am going to teach you is atom and atomic nucleus. हम जानते हैं कि इस दुनिया में तमाम चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हैं, तो साइंटिस्ट इस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड थे कि पता लगाया जाए कि मैटर ख़ुद किस चीज़ से मिलकर बना है। तो इसके बात को जानने के सिलसिले में हमारी बुक में इनके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर दो साइंटिस्ट की थ्योरीज बताई गई हैं कि जिन्होंने ये बताया कि एटम का सेंट्रल पार्ट में क्या मौजूद है और मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है। आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले डेमोक्रिटस ने हम इन 585 BC पास्टुलेट क्या किया था कि मैटर इज़ बिल्ड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम, यानी कि मैटर जो था बना है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट इज़ नोन एज एटम से, यानी कि मैटर जो है खुद इट्सेल्फ एटम से मिलकर बना है। और एटम इन ग्रीक लैंग्वेज उसका मतलब होता है इंडिविजिबल, यानी ये वर्ड एटोमोस से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, यानी कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। तो हमारी बुक की पहली थ्योरी हमें ये बता रही है एटम है वो आपके पास जब कंबाइन होता है तो उससे बनता है मैटर, या हम ये कह सकते हैं कि मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इसको एटम कहा जाता है। और एटम एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड एटोमोस से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, यानी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। ये पहली थ्योरी होगी। दूसरी थ्योरी जो हमारी बुक में मेंशन है वो है रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया हमें इन 1911 जब उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट प्रूव किया तो उसके अंदर उसने बताया कि एटम का एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं न्यूक्लियस, यानी एटम का एक सेंट्रल पार्ट है जिसको हम क्या नाम दे सकते हैं न्यूक्लियस का। जो वर्ड एटम है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड एटोमोस से जिसका मतलब क्या है इंडिविजिबल, यानी कि एटम को फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। ये उस वक्त में एटम को हम ये कंसीडर करते थे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का। एटम वर थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। लेकिन आज के दौर में जब हम बात करते हैं तो एटम इटसेल्फ एक कंपोजिट सिस्टम है और वो कंटेन करता है स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या करता है? कंटेन करता है। चले मैं इन बातों को मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले हमें इस चीज़ का पता है कि इस यूनिवर्स में तमाम चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। इस यूनिवर्स में तमाम चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हुई हैं। अब मैटर किस से मिलकर बना है, एक सवाल ये हमें जानना है, और दूसरा सवाल कि जिस चीज़ से मिलकर बना है वो चीज़ है क्या। तो सबसे पहले इस सिलसिले में डेमोक्रिटस ने 585 BC के अंदर पास्टुलेट दिया था कि मैटर जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलकर बना है। और एटम को ग्रीक लैंग्वेज वर्ड एटोमोस से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, यानी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता है और मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। फिर रदरफोर्ड ने इन 1911 जब अपना गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट प्रूव किया तो उसमें उसने बताया कि एटम को जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियस, और उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के पास। जो उस वक्त में ये हम कंसीडर करते थे कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, लेकिन आज के दौर में हम इटसेल्फ एक ये बात करते हैं कि एटम इटसेल्फ एक कंपोजिट सिस्टम है जो कंटेन करता है इवन स्मॉल पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या करता है? कंटेन करता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज यानी कि ये न्यूट्रल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड ने हमें बताया था कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं और उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम was concentrated in a small region called nucleus, यानी कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं और न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन होता है। अब इस बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ ताकि इस बात को आप अंडरस्टैंड कर सकें और इस बात को बेटर तरीके से आप जान भी सकें। तो आए इस डायग्राम को देखते हैं। अब इस बात को आपने इस डायग्राम से अंडरस्टैंड करना है। देखें, एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल नाम दिया न्यूक्लियस का। तो बेटा न्यूक्लियस में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक मौजूद होता है प्रोटॉन, एक मौजूद होता है न्यूट्रॉन। सेंटर में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद
नहीं होता। तो हम एज अ होल कलेक्टिवली ये बात कर सकते हैं कि एटम के सेंटर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। ओवरऑल हमें ये बात तो पता चल गई कि एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद है, पर न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर है मौजूद पॉजिटिव चार्ज। अब एज अ होल एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और कलेक्टिवली प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं और एटम का सेंट्रल पार्ट जो है वो पॉजिटिव चार्ज कहलाता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। अब ये बात आपको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी और ये पेपर में बात पूछी भी जा सकती है कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं। एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस का नाम भी देते हैं, उसको हम न्यूक्लियॉन्स का नाम भी देते हैं। क्योंकि न्यूक्लियॉन्स का नाम हम इसलिए देते हैं क्योंकि एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, जिनको कलेक्टिवली हम किसका नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। फिर बात करते हैं कि जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियॉन्स के अलावा हम बात करते हैं तो जब हम आउटसाइड आते हैं न्यूक्लियस से तो हमें सर्कुलर ऑर्बिट्स नज़र आते हैं एटम के। तो इन सर्कुलर ऑर्बिट्स को हम शेल्स का नाम देते हैं और इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज मौजूद होता है, जिस तरह प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज था, न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज मौजूद नहीं था, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है और वो शेल्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और मुसलसल हरकत में रहते हैं। अब ये बात अंडरस्टैंड करने के बाद, जब आपको ये बात अंडरस्टैंड होगी तो अब इस बात को आप एज अ होल अपने माइंड सेट में बिठा लें कि जो एटम है उसके अंदर तीन चीज़ें मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हैं और वो शेल में रिवॉल्व करते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो न्यूक्लियस में दो चीज़ें मौजूद हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एज अ होल एटम का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस, इसको हम न्यूक्लियॉन्स का नाम भी देते हैं, जिसे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का सम भी कहा जाता है और एज अ होल न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। पेपर में एक और एमसीक्यूज आ सकता है कि सिंपलेस्ट आपके पास एटम कौन सा है। तो इस यूनिवर्स का सबसे सिंपलेस्ट एटम जो है वो आपके पास हाइड्रोजन है, जिसके पास एक सिंगल प्रोटॉन होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और उसके पास कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। इसको यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम भी कहा जाता है। अब यहाँ तक ये बात अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को जानते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर औकात आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये डेफिनेशन आती भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर Z किसे कहा जाता है। अब एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Z है। यानी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, उसमें मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और जितनी उसकी तादाद मौजूद होगी उसको Z से डिनोट किया जाता है। इसी तरह एटम के सेंटर में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद को हम न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं और उसको डिनोट किया जाता है N से। और इसी तरह एटम के सेंट्रल पार्ट में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद के कलेक्टिवली सम को हम एटॉमिक मास नंबर कहते हैं और उसको सिंबॉलिकली A से रिप्रेजेंट किया जाता है और A का फार्मूला फिर बनेगा आपके पास Z+N, क्योंकि जाहिर सी बात है एटॉमिक मास नंबर सम है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। तो प्रोटॉन्स का सिंबल Z, न्यूट्रॉन्स का सिंबल N, तो दोनों के सम को हम कहेंगे एटॉमिक मास नंबर A। यहाँ तक तो ये बात क्लियर होगी। अब इसके बाद थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि जितना प्रोटॉन का मास होता है नियरली उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास नियरली एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। बट अगर हम एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन से बात करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो प्रोटॉन 1836 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। यानी इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक बहुत लाइट बॉडी है, प्रोटॉन उससे 1836 टाइम्स हैवियर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है उसका तमाम सम, सारा का सारा सम डिपेंड कर रहा है प्रोटॉन्स पे और न्यूट्रॉन्स पे। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम का सम वही सम होगा जो एक्चुअली में न्यूक्लियस का सम, न्यूक्लियस का मास होगा।
या एटम का जो मैस होगा वही मैस होगा जो एक्चुअली में न्यूक्लियस का मैस होगा, जो कि बराबर होगा मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी बॉडी है जिसके पास मैस बहुत कम होता है। और एटम को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स, ऊपर वाली लेफ्ट साइड की अपर साइड पे अगर आप देखेंगे तो उसको वहाँ पे लिखा होगा ए, लोअर साइड पे लिखा हुआ है जेड। तो इसकी ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एग्जाम में अक्सर औकात ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये सिंबॉलिकल नोटेशन आपको पता होनी चाहिए, एक्स ए जेड। नीचे वाला जो Z होगा ये डिनोट करेगा आपको प्रोटॉन्स नंबर को, और ऊपर वाला जो A होगा वो डिनोट करेगा एटॉमिक मास नंबर को, जो कि सम होगा प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का। अगर हमें बात करें हाइड्रोजन की, तो उसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H1 और 1 से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। H1 और 1 से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं आइसोटॉप्स पे। तो आइसोटॉप से बात करते हैं, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स किसी भी एटम के वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम होती है, पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनके अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट। यानी उनके पास सेम एटॉमिक नंबर तो होता है पर उनके पास डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होता है। तो ये हम बात कर सकते हैं। हम ले लेते हैं एग्जांपल हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। फर्स्ट आइसोटॉप को प्रोटियम कहा जाता है, दूसरे आइसोटॉप को ड्यूट्रियम कहा जाता है, और तीसरे आइसोटॉप को ट्रिटियम कहा जाता है। प्रोटियम में आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि इसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसी तरह ड्यूट्रियम में भी देखें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ट्रिटियम में भी देखें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे इग्नोर करें, तीनों में देखें प्रोटॉन्स बिल्कुल आपको एक एक नज़र आ रहा होगा, यानी कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो मौजूद है। फिर अगली बात है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने चाहिए। तो प्रोटियम के अंदर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, ड्यूट्रियम के अंदर एक आपके पास न्यूट्रॉन मौजूद है, और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन मौजूद है। तो एज अ होल हम इस डायग्राम के अंदर क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोटॉन्स तीनों में एक एक मौजूद है, और न्यूट्रॉन प्रोटियम के अंदर कोई मौजूद नहीं है, ड्यूट्रियम के अंदर एक मौजूद है, और ट्रिटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो हम ये बात कर सकते हैं कि दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ ईच अदर इन विच प्रोटॉन नंबर आर सेम बट न्यूट्रॉन्स नंबर आर डिफरेंट। दीज टर्म्स आर नोन एज आइसोटॉप्स। तो यहाँ तक तो फ्रेंड्स आपको मैंने ये सारी बात समझा दी। तो हम इस लेक्चर को दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट आपको और अच्छा आइडिया हो जाए एटम के इंट्रोडक्शन में, एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस के इंट्रोडक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। देखें, बात को क्लियर किया कि इस यूनिवर्स में तमाम चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हैं, और मैटर जो है आपके पास मैटर को जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको एटम कहा जाता है, और ये थ्योरी डेमोक्रिटस ने ही दी थी। तो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मैटर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है। इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया? डेमोक्रिटस ने। कब? 585 BC के अंदर। एटम वर्ड किधर से ड्राइव हुआ है? एटम वर्ड ड्राइव हुआ है ग्रीक लैंग्वेज से, और ग्रीक लैंग्वेज वर्ड कौन सा था? एटोमोस, जिसका मतलब क्या है? इंडिविजिबल, यानी एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। अब फर्दर एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ये बात रदरफोर्ड ने बताई। फर्दर जो वर्ड एटम है उस वक्त ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कंसीडर होता था यूनिवर्स का, लेकिन वक्त के साथ साथ वी कम अक्रॉस दैट कि एटम इटसेल्फ एक कंपोजिट सिस्टम से मिलकर बना है, जिसमें मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसमें प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स शेल के अराउंड, शेल के अक्रॉस रिवॉल्व कर रहे होते हैं, यानी शेल में क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। फर्दर रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और उसके पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। इस डायग्राम में अगर अगेन हम देख सकें, हम इस डायग्राम के अंदर सेंट्रल पार्ट को देखें, तो सेंट्रल पार्ट में, एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस में 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, और कलेक्टिवली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अब फर्दर
आपको ये भी मैंने बता दिया कि सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं न्यूक्लियस के आउटसाइड, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। और यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट जो एटम है वो आपके पास हाइड्रोजन है, जिसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जिसे यूनी इलेक्ट्रॉन और यूनी प्रोटॉन सिस्टम भी कहा जाता है। फर्दर एटम का जो सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है उसमें मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Z है। इसी तरह एटम के सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद को न्यूट्रॉन नंबर कहा जाता है और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन N है। इसी तरह न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की कलेक्टिवली तादाद न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक मास नंबर कहलाती है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है A=Z+N से। फर्दर ये बात मैंने क्लियर की थी कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका जो मास होता है वो नियरली बराबर होता है प्रोटॉन के ही। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका मास बहुत कम होता है। यानी अगर हम ये बात करें कि प्रोटॉन्स के से कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन्स का, तो प्रोटॉन्स का जो मास होता है वो हैवियर होते हैं, 1836 टाइम्स हैवियर होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो एटम का जो इंटायर मास होता है वो डिपेंडेंट होता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो जो न्यूक्लियस का मास होगा वही एक्चुअली में मास होगा, मास ऑफ एन एटम का। एटम को रिप्रेजेंट किया जाता है XAZ से, जिसमें लोअर साइड पे जो लेफ्ट साइड पे जो Z डिनोट करेगा वह नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को और A डिनोट करेगा एटॉमिक मास नंबर को। और एटॉमिक मास नंबर सम होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। अगर हम सिंपलेस्ट हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, यानी H1 और 1। दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम। फर्दर अगर हम बात करें आइसोटॉप्स की, तो आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी इनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। फर्दर अगर हम इस डायग्राम में हाइड्रोजन की एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जिनमें प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम शामिल है। तीनों में एक एक प्रोटॉन मौजूद है पर न्यूट्रॉन्स की तादाद तीनों के अंदर डिफरेंट है। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है, ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन मौजूद है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन मौजूद है। तो कलेक्टिवली हम ये बात कर सकते हैं कि इनमें प्रोटॉन्स की तादाद तो सेम है पर न्यूट्रॉन नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ each other. This was all about introductory lecture of chapter number 18. In the next lecture we will discuss about natural radioactivity. Kindly do subscribe my channel and click on the bell icon for the latest notification of new videos. Thank you very much.